बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म जीएस लर्न बाय यज्ञेश में। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, विकास और उससे संबंधित चीज़ों पर नज़र डालेंगे। तो आज हिस्ट्री की जो है यह दूसरी कक्षा है, दूसरी क्लास है। इसके पूर्व वाली क्लास में हम लोग इतिहास के संदर्भ में इतिहास के पुरातात्विक स्रोत, इतिहास के प्रारंभिक स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त किए थे कि कौन सी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई, किस कारण इतिहास, भारत के इतिहास को जानने के क्या क्या महत्वपूर्ण संसाधन है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं। तो अब जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के, चूँकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये इसका समय जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही माना जाता है कि ये नगरी सभ्यता रही है उस समय। और इसके जो उत्खननकर्ता हैं 1921 में हड़प्पा के उत्खनन के साथ साथ, ठीक है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जो महत्वपूर्ण, जो दो लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनकी चर्चा भी मैंने आगे की है। तो आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं, उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 1826 में हड़प्पा के टीले पर सर्वप्रथम नज़र जो गई थी वो चार्ल्स मेशॉन की गई थी। तो चार्ल्स मेशॉन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी नज़र जो है वो 1826 में हड़प्पा के टीले पे गई थी। दरअसल मुल्तान और लाहौर के मध्य जो है रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी 1850 के मध्य, और उस समय ईंटों की कमी होने के कारण जो है वहाँ के जो मज़दूर हैं इसी तरीके की ईंटें ला रहे थे, और वो ईंटें थोड़ी सी अलग किस्म की थी। तो उसको थोड़ा सा देख करके संदेह हुआ कि इन ईंटों का आकार, डिजाइन और इस पे जो चीज़ें हैं उनका रंग जो है वो थोड़ा परिवर्तित था, तो थोड़ा संदेह हुआ। तो इसी क्रम में जो है जो सर जॉन विलियम ब्रिंटन थे, ठीक है, हड़प्पा की प्राचीन वस्तुओं का इन्होंने अध्ययन किया, और इनके अंतर्गत जो है दो व्यक्ति काम करते थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है, सर जॉन मार्शल के अंतर्गत जो है। तो अच्छा, इन्होंने जो है, इनके अंदर दो व्यक्ति काम करते थे जिनका एक का नाम था दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। इन लोगों ने हड़प्पा संस्कृति को जानने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले पर जो नज़र गई थी वो चार्ल्स मेशॉन की गई थी, ठीक है। अच्छा, उस समय जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसको मैंने इसमें मेंशन नहीं किया था, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। तो भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसकी स्थापना और उसके अध्यक्ष जो थे वो विभाग के अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। जब हम लोग आगे देखते हैं तो इसकी जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है, मतलब कार्बन 14 के आधार पे जो सर्वमान्य जो तिथि है, हालांकि हर जगह तिथियां अलग अलग दी गई हैं, लेकिन कई जगह 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व दिया गया है। तो कई जगह जो है 2350 से लेकर के 1750 BC यानी ईसा पूर्व दिया गया है। तो आप इसी को मान के चलिए, ठीक है कि नहीं। अच्छा, हमारी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। मतलब जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था उसी समय जो है मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं का भी विकास हुआ, ठीक है। इसी क्रम में अच्छा, अलग अलग विद्वानों ने इसके समय तिथि को अलग अलग माना है, जैसे अर्नेस्ट मैके, माधव वत्स, फेयर सर्विस, लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग इसके समय को माना है। लेकिन जो सर्वमान्य तिथि वो 2350 से लेकर के 1750 मानी जाती है, ठीक है। अच्छा, सिंधु सभ्यता का नामकरण अति महत्वपूर्ण है, किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने किया था। अक्सर परीक्षा में पूछा गया। सिंधु सभ्यता के लोगों को किन किन धातुओं की जानकारी थी? तो जिसमें तांबा है, कांसा है, स्वर्ण है, चांदी है, इसकी जानकारी थी। लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। आगे मैं इसमें बताऊंगा आपको, तो ठीक है। तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो आगे जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेष व उनके स्थल, उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेष व उसके, तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो हड़प्पाकालीन सभ्यता से प्राप्त अवशेष और उनके स्थल, यानी किस स्थान से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उसके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। तो जब हम उसके संदर्भ में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लोथल जो कि हमारा जो प्रमुख है स्थल था, ठीक है। और लोथल जो है, लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो लोथल से गोदीवाड़ा सबसे प्राचीनतम है,
मुहर प्राप्त हुई है बटन के आकार की। फारस की मुहर प्राप्त हुई है हमको लोथल से। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं लोथल से प्राप्त हुई। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें से अलंकृत ईंटें जो हैं वो भी हमको लोथल से ही प्राप्त हुई हैं। धान और बाजरे के साक्ष्य भी हमको लोथल से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा से हमको जो है मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। आइए आगे देखते हैं। सिंधु क्षेत्र यानी मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदाड़ो जो हमारा स्थल था वहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो यहाँ से हमको काफ़ी मात्रा में ढेर सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदाड़ो जो है वह स्थान जो है वो सिंधु नदी के तट के किनारे था। तो 1922 में राखालदास बनर्जी ने जो है इसका उत्खनन करवाया था। मोहनजोदाड़ो का मुख्य अर्थ जो है वो मृतकों का टीला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र, विशाल स्नानागार, अन्नागार, पुजारी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, शिव की मूर्ति और कुबड़ वाला बैल। तो ये जो चीज़ें हैं अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये हमको जो है वहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो से हमको अच्छा कुआं भी वहाँ पे प्राप्त हुआ है हमको। सबसे बड़ी जो इमारत थी वहाँ पे, देखिए एक प्रश्न ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो क्या है, तो वो है अन्नागार। ठीक है, अन्नागार जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख इमारत है। अच्छा, बनावली से हम देखते हैं, बनावली से हमको क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो बनावली से जौ, तिल, सरसों का ढेर, तांबे का बाड़ाग, ये प्रमुख चीज़ें बनावली से प्राप्त हुई हैं। तो बनावली कहाँ? हरियाणा में। अच्छा, रंगपुर, तो रंगपुर से हमको गेहूँ प्राप्त हुआ है। कोट दीजी से हमें कांसे की नर्तकी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से जुते हुए खेत, ऊँट की हड्डी, काले रंग की चूड़ी और अलंकृत ईंट कालीबंगन से हमको प्राप्त हुई। यानी राजस्थान से कुणाल से हमको चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। दायमाबाद से तांबे का रथ, चनहुदड़ो से हमको यल आकार और वक्राकार यानी टेढ़ी ईंटें जो हैं हमको वो चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वहाँ से हमको प्राप्त हुई हैं। अच्छा, चनहुदड़ो से मैंने बात किया अभी कि यल आकार और वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। चनहुदड़ो से और काफ़ी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे कि कंघा भी प्राप्त हुआ है। माने कि सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें चनहुदड़ो से ही हमको देखने को मिलती हैं। सौंदर्य प्रसाधन, मनका बनाने का कारखाना भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। अच्छा, ईंटों का आकार जो था वहाँ का 4:2:1 था, पूछा गया प्रश्न है। अग्निकुंड जो है हमको लोथल से प्राप्त हुआ है। लिपि उसकी जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। लगभग 264 अक्षर जो है वो हमको प्राप्त हुए हैं, हालांकि इसको अभी पढ़ा नहीं गया है। नगर नियोजन कैसा था, तो नगर नियोजन जो है वो जो है ग्रिड पद्धति पे आधारित था। ग्रिड पद्धति यानी देखिए मैंने यहाँ पे इसको दर्शाया भी है। ग्रिड पद्धति का जो अर्थ है यहाँ पे वो इस तरीके की सड़कें थी जो कि एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, समकोण पे। ठीक है, तो ये ग्रिड पद्धति कही गई है। ठीक है, अच्छा, प्रमुख फसलें क्या थी, तो गेहूं और जौ। 9 प्रकार की फसल उगाते थे सिंधु सभ्यता के लोग। मेसोपोटामी सभ्यता में सिंधु सभ्यता को मेलूहा सभ्यता प्रयोग किया है। मानी मेसोपोटामिया जो थी उस समय जो है वहाँ पे सिंधु सभ्यता, चूँकि समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता, तो वहाँ पे जो है हमको सिंधु सभ्यता के लोगों को यानी सिंधु प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं उस समय जो विकसित सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता, उसको मेलूहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत, इसके पूर्व मैंने बताया था अन्नागार जो है वो सबसे बड़ी इमारत है। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार इसका विस्तार था। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार, हालांकि मैंने इसको दर्शाने के लिए दे दिया है। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था ना वो कुछ इस तरीके का था। आप ये समझिए कि ये यहाँ पे आपका एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करना होगा। ये इसका जो विस्तार था ना वो कुछ इस तरीके का था, ऐसे करते हुए था, ये इस तरीके का इसका विस्तार था। ठीक है, तो आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। तो उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक था, मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक था। ठीक है, पश्चिम में उसका विस्तार कहाँ था, सुतका गेंडोर यानी बलूचिस्तान तक था। पूर्व में इसका विस्तार कहाँ था, आलमगीरपुर, उत्तर मेरठ तक था। और दक्षिण में इसका जो विस्तार था दायमाबाद यानी महाराष्ट्र तक था। ठीक है, तो ये सिंधु सभ्यता का विस्तार था। तो किस प्रकार इसका विस्तार कहाँ कहाँ था उस पर हम लोगों ने चर्चा की। आइए इसका विस्तार, जो इसकी आकृति थी विस्तार की वो त्रिभुजाकार थी, इस आकार में थी वो। ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार लगभग 3 देशों में था। ठीक है, पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से सिंधु सभ्यता के स्थल आते हैं, उनमें बलूचिस्तान आता है,
मेहरगढ़ आता है, सुतका गेंडोर आता है, सुतका को आता है, ठीक है, अली मुराद, चन्हुदड़ो, मोहनजोदाड़ो और कोट दीजी, ये पाकिस्तान के अंतर्गत ये प्रमुख स्थल आते हैं। पूछा गया है, ठीक है, कि बलूचिस्तान या मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतका को थोड़ा गलत लिखा गया है यहाँ पे, बालाकोट, अली मुराद, ठीक है, चन्हुदड़ो, मोहनजोदाड़ो और कोट दीजी, इनका स्थान पूछ लिया गया कि भारत में है, कहाँ पे है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। 3 देशों में विस्तार था सिंधु सभ्यता का, याद रखिएगा आप लोग। 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान का क्षेत्र, वो वहाँ पे सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल थे, तो हड़प्पा वहाँ पे था, जलीलपुर और रहमान ढेरी, ठीक है। अफगानिस्तान में शुर्तगोई, मुंडी गाग, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, शुर्तगोई मुंडी गाग, ठीक है, यह कहाँ पे है, तो यह अफगानिस्तान में है। आइए आगे देखते हैं। भारत के पंजाब में कौन कौन सा स्थल है, तो रोपड़ है, बाड़ा है और संघोल है, ठीक है, भारत के पंजाब में। अच्छा, राजस्थान में कालीबंगन है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, यूपी में आलमगीरपुर है, ठीक है। यूपी में और कई स्थल हैं, तो मैंने आलमगीरपुर की भी चर्चा की है इसमें, ठीक है। हरियाणा में कौन कौन से स्थल हैं, राखीगढ़ी, हिसार, कुणाल और दौलतपुर है। सबसे बड़ा जो नगर है वो हरियाणा का राखीगढ़ी है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर उसमें था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे नगर जो हैं उस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसका खोज किया, उत्खनन कराया था। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे था। 1955 में फजल अहमद ने इसका उत्खनन कराया था। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। 1931 से 34 में गोपाल मजूमदार ने। लोथल भोगवा 1957, रंगनाथ राव। आलमगीरपुर हिंडन 1958, यज्ञदत्त शर्मा। आलमगीरपुर हिंडन 1958, यज्ञदत्त शर्मा। रंगपुर मादर 1953-54 और रंगनाथ राव इसका उत्खनन कराया था। रोपड़ सतलज नदी 1954-55, यज्ञदत्त शर्मा। बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे है। सुतका गेंडोर दाश्क नदी, राखीगढ़ी घग्गर और दायमाबाद प्रवरा नदी। तो ये महत्वपूर्ण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किस नदियों के किनारे उनका विकास था उसके संदर्भ में था। आइए अगला देखते हैं हम लोग। आप समझिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने हैं वो यहाँ से बन जाएंगे, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। दो एक चीज़ें अगर हो सकता है इसमें छूट गई, चूँकि बहुत बड़ा वीडियो ना हो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया। तो सबसे सुंदर जल, 1 मिनट, सबसे सुंदर जल निकासी जो है वो धौलावीरा की थी। इस पर 3 टीले थे, ठीक है। पक्की ईंटों का प्रयोग हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में दोनों में किया गया था। पूर्वी टीला कृषि वर्ग के लोग रहते थे, पश्चिमी टीला जो था उच्च वर्ग के लोग रहते थे। शव दफनाने की परंपरा जो है, शव दफन जो था, दाह दफन जो है, तो वो है हड़प्पा में होता था और शव जलाने की परंपरा मोहनजोदड़ो में होती थी। अच्छा, मनोरंजन का साधन क्या क्या था, तो मनोरंजन का साधन पासे का खेल था, पशुओं की लड़ाई थी, नृत्य था और शिकार था। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं वो पूजा किन किन लोगों की किया करते थे, किन चीज़ों की किया करते थे, तो मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग की और वृक्षों की पूजा करते थे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। मोहनजोदाड़ो से 3 मुख वाले योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। ये 3 मुख वाले योगी की मूर्ति, यहीं से आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि मोहनजोदाड़ो में किन किन जानवरों के अवशेष मिले हैं, कौन कौन जानवर उसमें प्रचलित थे। तो दाईं ओर जो है वो हाथी बाघ है, बाईं ओर गेंडा भैंसा है और नीचे जो है वो आपके 2 हिरन हैं। जॉन मार्शल ने इन्हें शिव कहा है। तो आपको दाईं ओर हाथी बाघ, बाईं ओर गेंडा भैंसा और 2 हिरन, तो यानी 1 2 3 4 और 5 ये हो गया। ऊँट के भी अवशेष आपको मिले हैं, ठीक है। हाथी के भी अवशेष आपको मिले हैं, ठीक है कि नहीं, और ऊँट के और हाथी के अवशेष आपको यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे हमको गाय के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अंतिम है हमारा, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह, वक्र का चिन्ह और क्रॉस का चिन्ह हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम सिंधुवासियों ने ही कपास उगाया था। कपास में कौन सा
प्रोटीन पाया जाता है, तो गैसोपीन पाया जाता है, याद रखिएगा, पूछा गया है। अच्छा, सिंधुवासियों ने सर्वप्रथम कपास उगाया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, इसके पूर्व मैंने सब चर्चा की थी। तांबा, कांसा, चांदी और सोना का ज्ञान था उनको, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था उनको। प्रमुख धातु और उनके स्थल, तो कौन कौन से स्थान से धातुओं को निकाला जाता था और उनका आयात निर्यात किया जाता था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें जो है तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त किया जाता था। लाजवर्त जो है बदख्शा अफ़गानिस्तान, टिन ईरान से, चांदी चावल राजस्थान से, सीसा अफ़गानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय से, और नीलम जो रत्न है बदख्शा अफ़गानिस्तान से प्राप्त किया जाता था, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे समाप्त होती है। और मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी प्रश्न बनते हैं यहाँ सारे प्रश्नों पर चर्चा कर दी है। अब शेष कोई प्रश्न इसमें बचा नहीं है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो प्रमुख अवशेष थे सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, उसकी सामाजिक उमाजिक स्थिति, हालांकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, तो आप ये समझिए कि ये पर्याप्त है। आपको परीक्षा में यहाँ से जो भी प्रश्न बनने हैं यहाँ से आपको बन जाएंगे, ठीक है। सामाजिक उमाजिक स्थिति या उसके पशुपालन के संदर्भ में मैंने बात कर दी थी, कौन कौन से, कि बैल, भेड़, बकरी, भैंस, बिल्ली, सुअर, कुत्ते आदि भी इसका भी उनको प्रयोग मिलता है। घोड़ा पाला नहीं जाता था, अस्तित्व उसका मिल गया है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो हिरण वगैरह, ठीक है। तो इसके ऊँट की भी हड्डियाँ मिली हुई हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तकनीक उसको मैंने बता ही दिया कि ईंटें जो थी कताई बुनाई का काम होता था, ठीक है। तो सूती वस्त्र मिले हैं, यानी कि जो उनकी जो तकनीकें थी वो वस्त्र के क्षेत्र में बेहतर थी, ठीक है। उद्योग के संदर्भ में मैंने बता दिया। उद्योग का मतलब ये है कि जैसे जो चीज़ें हमको यहाँ मिल रही हैं, जैसे कि तांबा, सोना, लाजवर्त, टिन, तो ये उद्योग के प्रमुख संसाधन थे, ठीक है। तो मैंने बाकी सब चीज़ों पे चर्चा कर दी है। सामाजिक स्थिति भी मैंने बता दिया है, नगर नियोजन पद्धति बता दी है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें वो सिंधु घाटी सभ्यता से। माप तौल की इकाई शायद मैंने आपको बताया नहीं क्या। माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होता था, घनाकार, शंक्वाकार, इस तरीके की थी। जहाँ मैंने चर्चा कर दी कि पूजा किसने करते थे, किसकी करते थे, तो ये धार्मिक जीवन वहाँ पे हो गया। इसमें और कुछ नहीं आपको जानना है, ठीक है कि नहीं। स्वास्तिक वस्तिक चिन्ह का मैंने आपको यहाँ पे उसका उल्लेख कर दिया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ मैंने आपको बता दी। लिपि बता दी है मैंने, भाव चित्रात्मक थी। तो भाव चित्रात्मक जो लिपि थी उसमें जो अक्षर थे तो वो दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते थे। बाकी चीज़ों पर चर्चा हो चुकी है, शेष इसमें कुछ बचा नहीं है। तो आप जो हो वो सिंधु घाटी सभ्यता को यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। इसके पूर्व जो मैंने इतिहास के पहले वीडियो को बनाया, एकदम क्रम से हम लोग चल रहे हैं। प्राचीन इतिहास जो है वो 5 से 6 या 7 वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोगों ने देखा है। अगले वीडियो में हम लोग वैदिक काल पे चर्चा करेंगे, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पे चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल GS लर्न बाय यज्ञेश को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।